तो इसमें हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी कि शिक्षा पद्धति पहले क्या थी, अभी क्या है, योग की शिक्षा पद्धति इन सबसे अलग क्यों है, ठीक है। योग के जो विभिन्न अभ्यास, उसमें क्या-क्या भ्रांतियां अभी फैली हुई हैं। फिर योग के अभ्यासों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो अभी मॉडर्न डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, वो क्या-क्या है उसके बारे में, और उनका हमने डिटेल में देखा था। बंद ध्यान, यहाँ तक हमने देखा। तो अध्यापन क्या और अर्थ एवं कार्य क्षेत्र, आपने जो फर्स्ट पेपर में यूनिट फर्स्ट पढ़ा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें भी आपने देखा होगा कि एक टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, एक लर्निंग होना चाहिए, ठीक है, अधिगम, ठीक है। टीचिंग यानी कि हम किस तरह से टीच कर रहे हैं, लर्निंग यानी कि सीखने का समायोजन करने की प्रक्रिया होती है, उसमें एक टीचर होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए, और आपके जो एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कुछ चीज पढ़ा रहे थे, कोई एक विषय पर बोलते हैं, कहीं भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, कोई टीचर है तो वो क्या करते हैं, एक विषय, हर एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट पर वो जो टीचर है वो जाके बोलता है, ठीक है। कुछ एक्टिविटी होती है, और साथ ही साथ जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट भी हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है, कि जिस परिवेश में हम पढ़ रहे हैं, किस तरह के परिवेश में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आसपास का वातावरण हमारा कैसा होता है, और खासकर योग का जब आप अध्ययन और अध्यापन करा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर रखता है, ठीक है। कि आप, ऐसा नहीं है कि आप पॉल्यूटेड एरिया में जाकर के आप योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं ये तो नहीं पता, बट हार्मफुल जरूर होगा, ठीक है। तो उस इसलिए मतलब कि योग के अध्यापन विधि में अगर हम देखा जाए, तो वहाँ का जो आसपास का जो एरिया है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्या अधिगम के कार्य क्षेत्र में कितने घटक हैं, ठीक है, कितने कंपोनेंट है, तो 6 कंपोनेंट है। पहला है आपका अध्यापन, विधियां संबंधित प्रक्रिया, ठीक है। विधियों संबंधित प्रक्रिया मतलब कि कोई एक प्रक्रिया, टीचिंग क्या है, एक प्रक्रिया, जैसे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो ये क्या एक प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। अधिगम यानी कि आप में मतलब कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, सीखना मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे आपको कुछ नया शिक्षा या कुछ नया चीज सुनने को, जानने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और उसमें क्या होता है, एक अध्यापक होता है, अगर हम कहीं पे कोई चीज सीखने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि कोई एक ऐसी क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ पे एक टीचर होता है जो क्या करता है, उस प्रक्रिया को, जो विधि है, मतलब कि ये जो टीचिंग मेथड्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, ये एक विधि है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, वो एक टीचिंग है, उसको मैं निर्देशित कर रही हूँ कि कैसे इसको कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन सी बुक है, कौन सी बुक से हमने ये सब पढ़ा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, नेट के सिलेबस में इसको क्यों जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया को निर्देशित किया जा रहा है, और किस तरह से यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से, कौन से पोर्शन से प्रश्न आ रहा है। तो ये एक टीचर जो होता है वो क्या करता है, मतलब कि एक व्यक्ति होता है जो जो प्रक्रिया है, जो भी आपको सिलेबस दिया गया है, जो भी दूसरों को सिखाना है, उसमें क्या करता है, उसको एक मतलब कि निर्देशित करता है। वो ज़्यादा मतलब कि क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट, छात्र की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। फिर आपका छात्र, छात्र मतलब क्या, जो व्यक्ति कार्य द्वारा अपने को समायोजित करता है, ठीक है। कार्य द्वारा समायोजित करना मतलब कि उसको सीखना, जो प्रक्रिया उसको निर्देशित की जा रही है, जो मतलब कि टीचर जो है, अध्यापक जो है, जो प्रक्रिया निर्देशित कर रहा है, उसको सीखना, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या करना, अपने द्वारा उसको समायोजित करना, उसको सीखने की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है, छात्र करता है। लर्निंग कौन करता है, छात्र करता है। टीचिंग कौन करता है, टीचर करता है, ठीक है। विषय और क्रिया यानी कि सीखने की विषय वस्तु, सीख, अब यहाँ पे ऐसा जैसे कि मैं ऐसा तो नहीं, जैसे कि नेट पढ़ाने के लिए, नेट के सिलेबस के लिए पढ़ा रहे हैं, तो नेट में जो चीजें लगी होंगी हम वही चीजें आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। एक विषय वस्तु दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम अलग से कुछ चीज नहीं पढ़ा रहे हैं कि कहीं और से हमारा आप योग में वो देना चाहते हैं, नेट देना चाहते हैं, और मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाने लगूं या संस्कृत का पढ़ाने लगूं, तो वो चीज नहीं। जो भी आपके एक मतलब कि कोई भी एक लर्नर होता है, उसका क्या होता है, एक विषय वस्तु, एक क्रिया क्षेत्र होता है, उस क्रिया क्षेत्र के विषय में अध्यापक को बोलना होता है,
ठीक है, मतलब टीचर को उसी विषय के अंतर्गत उनको सिखाना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पर्यावरण। पर्यावरण यानी कि परिस्थिति, कक्षा या परिस्थिति जिसमें पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल देखें तो कक्षा में क्या होना चाहिए, एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, अगर नीड है तो ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्टर वगैरह है वो सब होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें उस पर्यावरण में है, शांत माहौल में होना चाहिए, वहां पे बहुत सारा शोरगुल नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ठीक है, और ऐसा ना हो, मतलब कि देखिए स्कूल की बनावट जैसी होती है कि वहाँ पे चेयर टेबल लगा होता है, अध्यापक का जो स्थान होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है या फिर अलग होता है, जहाँ पे वो बैठ करके या खड़े होकर के पढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी मतलब होटल रूम के तरह वहाँ पे ऐसे राउंड टेबल लगा हुआ है, हर राउंड टेबल में 4-4 कुर्सी लगी हुई है, उसमें बच्चे बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि एक पर्यावरण होता है जिसमें बैठ करके बच्चे क्या कर सके, उस चीज को कॉन्सेंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के जो अध्यापक द्वारा बोला जा रहा है उसको क्या कर सकें, सुन सकें, उसको समझ सकें। ठीक है, तो जो भी वातावरण हो वो उसी के अनुकूल हो, कि शिक्षा के अनुकूल। ठीक है, जैसे कि बच्चों के लिए आपने देखा होगा, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनका क्लासरूम कैसा होता है, उसमें बहुत सारे मतलब कि चित्र वगैरह बने रहते हैं छोटे छोटे, और जो ABCD वगैरह रहता है वो सब बना रहता है, और वो सब पोस्टर चार्ट वगैरह उनके रूम में लगा रहता है। मतलब वो उनका रूम कैसा होता है, कलरफुल होता है, जो छोटे बच्चों का क्लासरूम होता है। वहीं अगर वैसा मतलब कि कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनका क्लासरूम एकदम फॉर्मल होता है, जहाँ पे खाली चेयर टेबल लगा होता है, ऐसा कोई भी मतलब कि कलरफुल नहीं होता है, नॉर्मल कलर वहाँ का होता है, ब्राइट कलर नहीं होता, लाइट कलर वहाँ का होता है। ठीक है, तो एक परिवेश कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट में आपकी, जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, किन तरह के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उसी तरह का आपका शिक्षक रूम जो है, जो आपका हॉल है या जो आपका रूम है वो वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 कंपोनेंट होते हैं। क्लियर है? हाँ जी। फिर यहाँ पे अलग-अलग तरह की विधि होती है, कुछ मूलभूत विधियां होती हैं पढ़ाने की, जैसे कि व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है, एक तरह से जो लेक्चरर होते हैं, लेक्चरर कहा जाता है, वो क्या करते हैं, एक बुक लेकर के आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, वो अपना एक तरह से लेक्चर व्याख्यान देते हैं और वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, व्याख्यान विधि बोला जाता है। निर्देशन अनुक्रिया विधि। ठीक है, निर्देशन अनुक्रिया विधि मतलब कि क्या है, एक जैसे कि ये बेसिकली हमारे योग क्लास में यूज होता है। तो योग क्लास में क्या किया जाता है, निर्देशन किया जाता है, कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और उन इंस्ट्रक्शन पर जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, मतलब कि उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आसनों का अभ्यास करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, निर्देशन अनुक्रिया विधि कहा जाता है। व्यक्तिक निर्देशन विधि, जिसको हम लोग इंडिविजुअल क्लास या होम क्लास जिसको बोलते हैं, आजकल बहुत चलता है होम क्लास, एक उनके होम में जाकर के एक ही व्यक्ति की क्लास लेना। ठीक है, तो व्यक्ति यानी कि एक ही व्यक्ति को की क्या करना, निर्देशन करना, एक ही व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देना। समूह चर्चा विधि यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कस करना, जैसे कि ये सब कॉलेज वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको करवाया जाता है ग्रुप डिस्कशन, कि कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर वो अपना अपना मत रखते हैं, उस पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और सभी के मत को मिला करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, फिर निर्देशित अभ्यास विधि, वही जो हम मतलब निर्देशित किया जाए, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना। ठीक है, जैसे कि निर्देशन अनुक्रिया में क्या होता है कि शुरू में जब आप किसी को प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर निर्देशित अभ्यास विधि में जैसे कि आपने सूर्य नमस्कार पहले दिन आप बताएंगे तो उनको पूरा डिटेल में बताएंगे, है ना, कि सूर्य नमस्कार क्या होता है, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, पहले स्टेप के बाद कौन सा दूसरा स्टेप आता है, वो आपको अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन दे करके उनको कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर निर्देशित अभ्यास विधि में क्या होगा कि डायरेक्ट जैसे कि आपने सूर्य नमस्कार सिखा दिया, 4-5 दिनों से आप वही सिखा रहे हैं, तो आप अगर 6वें दिन जाएंगे और आप सूर्य नमस्कार करवाएंगे तो उनको क्या होगा कि इजिली आप उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे 1, तो 1 पे वो अपना फर्स्ट मतलब जो पोस्चर है वो करेंगे, सेकंड बोलेंगे तो सेकंड पोस्चर करेंगे। तो वो मतलब कि अभ्यास के बाद जो निर्देशित अभ्यास विधि होती है। फिर परियोजना विधि यानी कि क्या होता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है किसी तरह का, फिर उस प्रोजेक्ट पर 4-5 लोग मिल करके काम करते हैं। ठीक है, प्रदर्शन विधि यानी कि असाइनमेंट वगैरह जो दिया जाता है, या फिर आप बोले कि
एक तरह से जैसे आपने 5 दिन तक सूर्य नमस्कार सिखाया, 10 दिन, 15 दिन या 5 दिन तक, फिर उसके बाद मतलब कि उनका क्या होता है, प्रदर्शन किया जाता है, मतलब कि एक तरह से एग्जाम लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि कैसे करते हैं, तो वो आपको करके दिखाएंगे, तो ये क्या हो गया, प्रदर्शन विधि हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग विधियां यहाँ पे बताई गई हैं। और अध्यापन के लिए आवश्यक है कि दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, जो प्रोजेक्टर है, और जैसे आप बड़ी क्लास में ले रहे हैं तो सभी तक आवाज पहुंचना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो सब तक पहुंच ही ना रहा हो, तो इस तरह से नहीं। तो इसलिए क्या है कि श्रव्य और दृश्य ऐसे प्रोजेक्टर वगैरह का यूज करके पढ़ाना, और मतलब नीड है तो माइक वगैरह का यूज करना, या ऑडियो विजुअल है तो ऑडियो के लिए जो मतलब कि बॉक्सेस वगैरह आते हैं, स्पीकर वगैरह, उन सब का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उसको रुचि के साथ पढ़ते हैं, और उनको अच्छी तरह से वो अपने इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ मूलभूत सिद्धांत विधियां बताई गई। फिर अध्यापन को प्रभावित करने वाले घटक, क्या क्या चीजें हैं जो अध्यापन को प्रभावित करता है? अध्यापन को प्रभावित यानी कि टीचिंग जो हम कर रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले घटक, पढ़ा रहे हैं जो पढ़ा, मतलब अध्यापन मतलब पढ़ाने की जो तरीका है उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? प्रभावित मतलब कि उसको इफेक्ट या गलत तरह से उनको वो करने वाले। ठीक है, कि ऐसे क्या क्या है जो उनको प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित क्या है आपका, विषय वस्तु। विषय वस्तु जो है जैसे कि विषय वस्तु यानी कि क्या कहेंगे, जैसे कि कोई विषय है, ठीक है, उस विधि व्यवहारिक विषय की विधियों से भिन्न होती है। जैसे कि कोई सैद्धांतिक विधि है, विषय वस्तु यानी कि आपका जो सिलेबस एक तरह से कहा जाए। ठीक है, तो सिलेबस जैसा है कि अब हर किसी चीज को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपने आप इंजीनियरिंग की क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो टेक्निकल चीजें हैं उन सबको लेकर के पढ़ाना पड़ेगा, कोई उसके सैद्धांतिक चीजें हैं उन सबको लेकर के पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, व्यवहारिक विषय अलग होता है, अब उसको व्यवहार में लाना, जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं टेन थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं, पढ़ा है आपने, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह रहता है ना। तो अब ये एक विषय वस्तु है, उसका सैद्धांतिक चीज है, हम एग्जाम के लिए उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम व्यवहारिक जीवन में कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, इसका हमें पता नहीं। ठीक है, तो विषय वस्तु जो है वो भिन्न होता है, मतलब कि इसको हम जैसे कि कोई चीज कैसे होता है, मतलब कि योग की कुछ चीजें हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं कि कुछ सैद्धांतिक होती है, जैसे कि आपका जीव है, जगत है, ब्रह्म है, तो ये सारी चीजें हमारे समझ से अभी परे हैं। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत सारी मतलब क्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको एज अ कॉन्सेप्ट एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से, हम एग्जाम पास करना है हमें, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, वो कैसे उस उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये हम इसको अभी डे टू डे लाइफ में या व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि आपको बोला जाए कि वमन धोती से आपकी पेट की एसिडिटी जो है वो समाप्त होती है। ठीक है, तो वमन करने तो आप उसको करवा भी सकते हैं लोग को, और उसका इंस्टेंट उसको इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप ब्रह्म के विषय में बताएंगे तो ब्रह्म के विषय में वो इंस्टेंट उसके बारे में नहीं जान सकते। तो विषय वस्तु के सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरह से जो भिन्न होने को क्या करता है, हमें प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में आया क्या विषय वस्तु? जी। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है, अगर हम उसको व्यवहारिक जीवन में उतार पाते हैं या उसको समझ पाते हैं तो वो विषय हमारे लिए इजी होता है। लेकिन जब हम उसको व्यवहारिक जीवन में नहीं उतार पाते, या उसको व्यवहारिक जीवन के अपने जो डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल से नहीं समझ पाते हैं, तो वो हमारे लिए वो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, तो विषय वस्तु हमें प्रभावित करता है। पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों का अनुभव। ठीक है, पहले से किसी विषय पर हमारा एक अनुभव बना होता है, पहले से हमारी पृष्ठभूमि बनी होती है, और उस पर हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, मतलब कि और पहले के जो अनुभव होते हैं, और आप उन अनुभवों से अलग कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, प्रीवियस उनका कोई मतलब कि पृष्ठभूमि बनी हुई है, मान लीजिए जैसे कि मैथ्स पढ़ाना ही है या कोई भी चीज पढ़ाना है, तो हम क्या समझते हैं,
जैसे कि आपके पहले एक टीचर थे, ठीक है? तो वो आपको जिस तरह से पढ़ाते थे वो आपको बहुत पसंद आता था, ठीक है? उनके पढ़ाने का तरीका आपको बहुत पसंद आता था, आपको समझ में आता था। लेकिन किसी कारणवश वो चले गए और वहाँ पे कोई नए टीचर आए, तो हम उनको पहले की पृष्ठभूमि बनी हुई है, उनके पढ़ाने का तरीका अलग था और अभी जो नए टीचर आए हैं उनके पढ़ाने का तरीका अलग है। तो हमारी पहले से एक मान्यता बनी हुई है कि वो टीचर अच्छा पढ़ाते, वो इस तरह से पढ़ाते थे तो हमें समझ में आता था। तो हम नए चीज़ों को ग्रैब करना ही छोड़ देते हैं, ठीक है? मतलब जो हमारी पहले की पृष्ठभूमि बनी हुई है, उसी पर हम टिके हुए रहते हैं और आगे जो कुछ नया मिल रहा होता है या आगे के अनुभवों को हम उस तरह से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारी पहले की प्रीवियस हमारा जो मेंटालिटी या प्रीवियस एक्सपीरियंस बना हुआ है इस वजह से। तो ये भी एक क्या होता है कि अध्यापन विधि को प्रभावित करता है। चाहे वो अब दूसरा टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कितने भी अच्छे तरह से पढ़ा ले, लेकिन हमारी एक पहली पृष्ठभूमि बनी हुई है कि नहीं ये ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे ही करेंगे। खासकर योगा क्लास में जनरली होता है कि जैसे योगा क्लास जब कोई ले रहा होता है और वो टीचर उसको स्किप करके जाते हैं, तो हमारा ये बहुत मेंटालिटी होता है कि वो अच्छा पढ़ा कराते थे, वो ऐसा कराते थे, अभी नए टीचर आए हैं वो अच्छे से नहीं करा रहे, ठीक है? चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना करा हो रहा हो। तो ये प्रीवियस जो हमारी पहले की मेंटालिटी की वजह से होता है, अध्यापक की वजह से भी होता है, ठीक है? टीचर की क्वालिटी होती है, सम टाइम क्या होता है कि टीचर ही अच्छा नहीं होता है, ठीक है? मतलब कि वो इफेक्टिवली जैसे पढ़ाना चाहिए, जिस मतलब कि प्रभावित करने वाले जो तथ्य हैं उसको प्रयोग नहीं कर पाता है, ठीक है? मतलब जिस तरह से पढ़ाना चाहिए उनको, उनकी जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटीज उनमें नहीं रहता है, ठीक है? मतलब कि उनमें कम्युनिकेशन करने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो डिलीवर करने के लिए जो कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? वार्तालाप करना या हाँ, मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर के लिए एक प्रॉपर वोकैब यानी कि शब्दावली की जो ज़रूरत होती है, वो उस अध्यापक के पास नहीं है, ठीक है? तो उनके लिए क्या होता है कि वो नहीं पहुँच पा रहे हैं बच्चों तक, वो चीज़ नहीं पहुँच पा रही जो वो समझाना चाह रहे हैं। या फिर किसी में क्या होता है कि मतलब जैसे किसी क्लास में जैसे छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को मज़ा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेक्चरर की तरह, जैसे आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेक्चर आके दे के चले जाएँगे, तो वो बच्चों को वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, ठीक है? तो अध्यापक के भी कुछ गुण होते हैं कि वो अपने जो जो पढ़ा रहा है उसके प्रति उनका प्रेम हो, उनमें कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हो, ठीक है? और विलिंगनेस यानी कि उनमें क्या हो, इच्छा शक्ति हो करने की। किसी-किसी में क्या होता है कि अरे चलो ना बस अस खासकर हम मतलब कि इस तरह से होता है जनरली कि अरे चलो ये हमें जॉब, पैसे तो हमें मिल ही रहे हैं, बस करना है, ये 1 घंटे का क्लास है करके आ जाते हैं, ठीक है? उनमें इच्छा शक्ति नहीं होती, बस चले जा रहे हैं। तो वो इस तरह के जो अध्यापक के गुण होते हैं, जो क्या करते हैं मतलब कि एक तरह से अध्यापन विधि को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो अध्यापक क्या होना चाहिए कि अपने जो भी कार्य हैं, जो भी वो कार्य कर रहा है, उसके प्रति उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसको करने में मतलब उस कार्य को करने में उसका प्रेम होना चाहिए, मतलब उसको करने में उसको अच्छा लगना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? और अलग-अलग तरह के एग्ज़ाम्पल्स उनको आना चाहिए, बिहेवियर लाइफ से कनेक्ट करने वाला होना चाहिए, मतलब कि जो व्यावहारिक जीवन से उस तथ्य को कनेक्ट कर सके, ऐसे होने चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है? और प्लीज़ेंट यानी कि एक तरह से उनके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, बच्चों को डील करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? ये सब आप योग की तरफ से भी देख सकते हैं, जैसे कि योग की क्लास में आए तो क्या है कि उसी में आपको नी पेन वाले भी, अगर आप ग्रुप क्लास ले रहे हैं तो किसी को नी पेन हो सकता है, किसी को बैक पेन हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई आपके मतलब कि यंग एज के हो सकते हैं। तो सबको हम कैसे टैकल करें, कैसे हम उनको मतलब कि डील करें, वो चीज़ मतलब एक अध्यापक को आना चाहिए। ऐसा भी ना लगे किसी को कि मुझ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ऐसा भी ना लगे कि किसी एक पर ही ध्यान दिया जा रहा है। तो सबको एक इक्वालिटी के साथ या कम्युनिकेशन आपका ऐसा हो कि सबको ऐसा लगे कि हमें इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या है, अध्यापक को सुविधाएँ तो एक ये होती है कि आप अध्यापक भी अच्छा है, विषय वस्तु भी अच्छा है और बच्चे टीचर को भी पसंद कर रहे हैं, पृष्ठभूमि भी उनकी ऐसी नहीं बनी हुई है। लेकिन कुछ सुविधाएँ ही नहीं है वहाँ पे पढ़ाने के लिए, ठीक है? मान लीजिए उनको पढ़ाना है कुछ मतलब कि मैथ्स वगैरह पढ़ाना है, लेकिन उस वहाँ पे ब्लैक बोर्ड ही नहीं है। या फिर आजकल अगर हम इसको योग के उसमें देखें तो
आजकल लोगों को क्या है, कुछ नया करने का होता है, ठीक है, कि हर बार हम कुछ नई चीजें करें, तो अलग अलग जैसे प्रॉप वगैरह यूज करना, व्हील है, चेयर है, आपका जो क्या कहते हैं, ब्रिक्स वगैरह है, डंबल्स वगैरह है, ठीक है। तो हम करते वही चीजें, हम हाथों की एक्सरसाइज बिना डंबल्स के भी कर सकते हैं, डंबल्स के करेंगे साथ में करेंगे तो भी होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे मतलब जो प्रॉप के साथ यूज करके हम करते हैं, तो उनको क्या लगता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, डेली हमारे साथ कुछ नया हो रहा है। तो ये अगर सुविधाएं रहती हैं और सुविधाएं नहीं रहती हैं, तो वो भी क्या करता है, अध्यापन को मतलब कि प्रभावित करता है, लगता है कि ये तो एक ही चीज करवा रहे हैं, डेली सूर्य नमस्कार ही करवा रहे हैं, डेली सूर्य नमस्कार ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो सुविधाएं भी आपके पास होनी चाहिए। और क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत आपके पास होना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि आप उसके विषय में पूरी तरह से आपको साइंटिफिक उनके प्रिंसिपल जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप योग कराने जा रहे हैं तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी क्या है, किसी योग को कराने के लिए मनो मनो मतलब कि हमारे मनोविज्ञान को कैसे वो मानसिक रूप को, मानसिकता को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। उसको कैसे पढ़ाया जाता है, उसको कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है, बैक पेन है तो हम क्या योगा कराएँगे, नी पेन है तो क्या योगा कराएँगे, ये पूरा वैज्ञानिक सिद्धांत भी उस टीचर को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। जी। फिर जैसे यहाँ पे वही चीज बताया गया कि अध्यापन विधियों के स्रोत, अच्छी अध्यापन विधियों की संरचना कर सकने के लिए योग के लिए शिक्षा, योग सिखाने का मनोविज्ञान आपको पता होना चाहिए, शरीर संरचना क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी कि जो आपका क्या कहते हैं उसको, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो आपको फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है। कि विविध विविध महत्वपूर्ण सिद्धांत को अध्यापक भली भांति क्या हो, परिचित हो। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि एनाटॉमी क्या है, मसल आपको पता नहीं है, बोन आपको पता नहीं है और आप योग सिखा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई आपके पास एजुकेटेड पर्सन आ जाए और उसको आप वो चीज एक्सप्लेन ना कर पाए, तो फिर वो आप क्या करेगा, उनको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो योग के जैसे बहुत सारे सिद्धांत होते हैं हमारे, मतलब कि योग में सिर्फ योगा प्रैक्टिस ही नहीं है, उसके बाद और भी सिद्धांत है कि ध्यान का क्या लाभ है, समाधि क्या होती है, पंच चक्र क्या है, मतलब कि हमारे जो वात पित्त कफ क्या है, सत्रज तम गुण क्या है, ठीक है, पंच कोश क्या है, वो जो बेसिक सिद्धांत है हमारा, स्वास्थ्य किसे कहते हैं योग के अनुसार, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में, जो बेसिक सिद्धांत है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमारे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि योग कैसे उनको प्रभावित करता है, ठीक है। मेंटली हमें कैसे हेल्दी बनाता है। शारीरिक क्रिया विज्ञान का भी हमें पता होना चाहिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कैसे सिखाया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत चल रहा है टीटीसी वगैरह का कोर्स करना, ठीक है, योगा के लिए कि वाईटीटीसी वगैरह, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें कैसे सिखाना है आपको दूसरों को, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे, है ना। जैसे कि एडवांस प्रैक्टिस कराना है तो कैसे हम किस तरह से एडवांस प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे बच्चों को एंगेज करेंगे, तो ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। और सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि यूटिलिटी प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, समाज में उसकी क्या उपयोगिता है, अभी क्या चल रहा है, जैसे कि अभी लोगों को आसन बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान वगैरह में ज्यादातर जो चीजें हैं, ध्यान है या प्राणायाम है, उसके लिए जो फॉरेन के लोग हैं, ठीक है, वो लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि आपका बेसिकली आसनों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, आसनों को खेल में मतलब कि उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, खेल की तरह देखा जा रहा है, उसके बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन हो रहे हैं। तो अभी समाज में क्या उसकी उपयोगिता है, क्या यूजफुल है, ये चीजों का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, अगर आप अध्यापन कराने जा रहे हैं तो, ठीक। ठीक है। फिर उसके बाद कक्षा प्रबंधन, तो कक्षा प्रबंधन के लिए अलग अलग तरह के, जैसे कि हमने देखा कि पहली क्लास के बच्चों के अलग क्लास होगी, 5वीं क्लास के लिए अलग होगी, कॉलेज के हैं तो उनके लिए अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि अगर बिगिनर कोई आपके पास आता है, प्रारंभिक छात्र कोई आता है जिसने कभी योगा नहीं किया है, पहली बार करने जा रहा है, तो उसके लिए अलग तरह से क्लास डिजाइन करना है, ठीक है, उसकी क्लास अलग तरह से होगी।
उसके बाद आपका जो अनुभवी और प्रगत है, पहले से एडवांस आसन कर चुके हैं या एक्सपीरियंस है उनको पहले से करने का योग का, तो उनके लिए क्लास अलग तरह से होगी। फिर विद्यालय के छात्र हैं जो स्टूडेंट्स आजकल, क्योंकि योगा को एजुकेशन में भी लिया जा रहा है, तो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए हम हर बार तो मतलब कि ग्राउंड में लाके उनको नहीं करा सकते, ठीक है। जैसे क्लासरूम में उनके लिए कुछ प्रैक्टिस डिजाइन किया जाए, तो खाली सिंपल मूवमेंट है और भ्रामरी प्राणायाम वगैरह, एक दो प्राणायाम वगैरह हम करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। फिर विशेष ध्यान दिए जाने वाले योग समूह, जैसे स्पेशल अटेंशन ग्रुप है, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब 60 अबव हैं, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, या कोई स्पेशल पर्सन है या स्पेशल एबिलिटी जो है उनके लिए, जैसे मतलब हैंडीकैप वगैरह हैं उनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए अलग तरह से योगा क्लास डिजाइन हुआ करेंगे। या फिर कोई डिजीज बेस्ड है, बैक पेन का सीवियर पेन है, नी पेन का सीवियर पेन है, तो स्पेशल अटेंशन जिन पे हमें देना है। तो पूरा ये इस तरह से 4 तरह से ये डिवाइड होता है, ठीक है। जी। उसके बाद समस्यात्मक छात्रों की व्यवस्था। तो समस्यात्मक छात्रों की व्यवस्था यानी कि क्या मतलब है, जैसे कि इनअटेंटिव रहते हैं, कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि क्लास में आते तो हैं लेकिन वो अटेंशन के साथ नहीं करते, इनअटेंटिव रहते हैं, ठीक है। वाचाल होते हैं, वाचाल यानी कि टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करते हैं। और डिफिकल्ट स्टूडेंट होते हैं, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, वो लोग अच्छे से हैंडल नहीं किया जा सकता। तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो यहाँ पे 2 उपाय बताए गए हैं। पहला तो ये कि प्रश्न पूछना, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, टेंशन नहीं रखते हैं, उनसे प्रश्न पूछो। तो वो क्या करेंगे, एक बार प्रश्न पूछेंगे नहीं बता पाएंगे, दूसरी बार आप पूछेंगे तो वो क्या रहेंगे, क्लास में वो अटेंशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है। जो बात करते हैं उन बच्चों से अलग कर देना, ठीक है। उनको अलग मतलब कि जो बात करते हैं उन बच्चों से उनको अलग बिठाना, ठीक है। जो लोग बात कर रहे हैं उन लोग को अलग बिठाइए, जो लोग नहीं बात कर रहे हैं उनको अलग बिठाइए, ताकि वो बात ही ना कर पाए। तो इस तरह से यहाँ पे समस्यात्मक छात्रों के लिए 2 व्यवस्था बताई गई कि कैसे उनको टैकल किया जाए। हाँ, फिर आप ये जो पूछ रहे थे ना कि बैठने की व्यवस्था, तो बैठने की व्यवस्था जो है कि कक्षा में बैठने की व्यवस्था, तो योग के लिए बेसिकली 5-6 तरह से बताया गया है, लेकिन जो पहला है अर्धचंद्राकार जो है, वो सबसे छोटे, जो छोटे समूह वाले होते हैं ना, जो लोग कम मतलब कम लोग रहते हैं, जैसे 4-5 लोग हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, सेमी सर्कल अर्धचंद्राकार होना चाहिए। इस तरह से आगे हम देखेंगे। फिर पंक्ति, रो में जैसे हम बिठाने के लिए, जो बड़े समूह होते हैं ना, ज्यादा बड़े समूह के लिए क्या है, पंक्ति में रो में बिठाना चाहिए। और थोड़ा मतलब कि कम है लेकिन अर्धचंद्राकार से ज्यादा लोग हैं तो सर्कल में बिठाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि कैसे कैसे हमको उनको बिठाना चाहिए, कितने बच्चे हैं तो कैसे बिठाना चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पे बताया। अब ये भी चीज बहुत बार पूछा जाता है कि प्रत्येक छात्र को लगभग 40 वर्ग फीट स्थान होना चाहिए, एक छात्र के लिए कितना स्थान होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक छात्र के लिए 40 वर्ग फीट का स्थान होना चाहिए, ठीक है। पूछा जाता है ये प्रश्न। शिक्षक सभी को दिखाई पड़े ऐसे स्थान में बैठना चाहिए, जो शिक्षक है जो क्लास करा रहा है उसका क्लास थोड़ा कैसा होना चाहिए, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, या फिर सबसे सबको दिखे ऐसे स्थान पे उसका क्लास होना चाहिए, ताकि पीछे वाला, जैसे ज्यादा बच्चे आए हैं तो रो में बैठे हैं तो पीछे वाले बच्चे भी उनको देख पाए, ऐसा होना चाहिए टीचर का जो स्थान है, ठीक है। और एक बच्चे का जो मैट है, मैट की यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई बताई गई 3:6, ठीक है। 3 मतलब उसकी चौड़ाई 3 फीट और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 फीट होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका मैट है, मैट की 3/6 होना चाहिए। हाँ 3/6, ठीक है। मैट की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे बताया गया है कि मैट या स्वच्छ कपड़ा बिछा करके हमें क्या है, बैठना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। फिर वहाँ पे सभागार जो आपका हॉल है उसका वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो, वेंटिलेटेड हो, मतलब कि अच्छी तरह से वेंटिलेशन हो, वैसा रूम होना चाहिए, मतलब खिड़की वगैरह वहाँ पे हो, ठीक है। फिर वेल लाइटेड, यानी कि अच्छी तरह से वहाँ पे लाइटिंग अच्छी तरह से हो, ऐसा नहीं कि अंधेरा हो, ठीक है। क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो, जैसे कि आपका सिटी के सेंटर में रहता है तो वहाँ पे बाहर के जो आवाज वगैरह रहता है वो बहुत ज्यादा आता है, तो डिस्टर्बेंस होता है, ध्यान वगैरह नहीं कर पाते, प्राणायाम करते समय हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते।
तो इसीलिए वो जो जगह है वो कैसा होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस होना चाहिए, डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल यानी कि इनफॉर्मल नहीं कि ये तू ऐसा कर, ये तू ऐसा कर, पैर को ऊपर उठा, सर को नीचे लेके आ, इस तरह से नहीं। फॉर्मली आप जो भी बोल रहे हैं कि रेज योर लेग अप, ठीक है, या अपने पैरों को ऊपर उठाइए, जो भी आप बोल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप मतलब क्लियर नहीं हो रहा है उनको, आप क्या बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर ना हो, ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं हथेली के बारे में और आप बोल रहे हैं कि हाथ को ऊपर उठाइए, और आप बोलना चाह रहे हैं कि हथेली को ऊपर उठाइए, ठीक है। तो जो भी चीज है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और वहां पे क्या है, यूज ऑफ ऑडियो एंड विजुअल एड्स। आप अगर जरूरत है आपके क्लास में तो उसमें क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करिए, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए आफ्टर द क्लास के एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए कि जिसमें अगर आप जो स्टूडेंट्स है अगर उनको कोई क्वेरी है तो वो उनसे क्या करें, डिस्कस करें, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे 6 तरह का बताया गया है। जो सेमी सर्कल होता है ना, ये सभी छोटे, सबसे छोटे समूह के लिए सेमी सर्कल में बिठाया जाता है, और जैसे सबसे बड़े समूह के लिए इस तरह से रो में आप बिठा सकते हैं, ठीक है, बड़े समूह। और भी अलग अलग तरह से स्टूडेंट की क्वांटिटी और के हिसाब से आप अलग अलग तरह से क्लास अरेंज कर सकते हैं, आपके जगह पर भी डिपेंड करता है कि कितनी जगह, हॉल में कितनी जगह है, कितने स्टूडेंट्स है, तो उनको कैसे अरेंज किया जाए। फिर यहाँ पे योग के अध्यापन साधन तथा उसका महत्व, कैसे हम योग का अध्यापन का साधन क्या क्या है और उसका महत्व क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विषय को समझने तथा सीखने के लिए साधन प्रभावशाली तरीका है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास कोई साधन सामग्री है उसको सिखाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि छोटे बच्चों को एप्पल सिखाना है, तो हम उनको ए फॉर एप्पल ये ना दिखा करके जब हम उनको एप्पल का वो फल जो है उसको दिखाते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी सीखता है। मतलब कि ये क्या है, ये एक साधन है, ठीक है। तो जो भी आपके पास साधन अगर आपके पास रहता है किसी विषय को सिखाने के लिए, तो वो क्या करता है, आपके अध्यापन विधि को प्रभावशाली बना देता है, उसको इफेक्टिव बना देता है, ठीक है। तो जैसे साधनों का प्रयोग से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अभी अगर मैं यही चीज बिना बोले, मतलब ये बिना स्लाइड दिखाए अगर मैं आपको सिर्फ बोलती जाती तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। या उसको जितना आप अभी जितना प्रभावशाली तरीके से आप उसको समझ पा रहे हैं, उतना प्रभावशाली तरीके से शायद मैं सिर्फ बोलती तो नहीं समझ पाते, ठीक है। तो जितना ज्यादा साधनों का हम प्रयोग करते हैं तो उतनी अधिक से अधिक इंद्रियां उसमें क्या होती है, हमारी काम में आती है, ठीक है। और वो अध्यापन क्या होता है, हमारे लिए प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली कहने का मतलब है कि ज्यादा लंबे समय तक हमें क्या होता है, याद होता है, ठीक है। तो जैसे संभावित चित्रों का प्रयोग करना, दृश्य साधनों का प्रयोग करना, जहाँ पे जैसी नीड है उन साधनों का हमें क्या करना है, प्रयोग करना चाहिए अपने अध्यापन विधि में। फिर यहाँ पे बताया गया कि योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान, ठीक है। तो जैसा कि बताया जाता है कि टीचिंग क्या है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो साइंस क्यों है टीचिंग, बता सकते हैं? क्योंकि इसमें साइंटिफिक बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे को बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सैद्धांतिक चीजें होती हैं, साइंटिफिक चीजें होती हैं, मतलब कि हम उन साइंटिफिक चीजों को पढ़ते हैं, बताते हैं, ठीक है। और आर्ट क्यों है, क्योंकि उसको बताने का तरीका, एक साइंटिफिक चीज तो है। मान लीजिए कि हाथ में हमारे कितने बोन है, मान लीजिए 4 बोन है हमारे हाथ में, ठीक है। अब बेसिकली हम हाथ में 3 बोन होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ह्यूमरस और क्या होता है, रेडियस एंड अल्ना, और भी बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम 3 बोन को लेते हैं। तो अब मैं इस 3 बोन को आपको बोल के बता सकती हूँ कि हमारे हाथ में 3 बोन होते हैं। एक यहाँ पे आपका क्या होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है और ह्यूमरस होता है, ठीक है। अब इसी चीज का मैं आपको क्या बता सकती हूँ कि एक चित्र ला सकती हूँ, यहाँ पे चित्र करके मैं उसको फिर मतलब कि बता सकती हूँ कि ये ह्यूमरस यहाँ पे होता है, रेडियस और अल्ना हमारे रिस्ट बोन में होता है, ठीक है, हमारा जो एल्बो से नीचे वाले बोन में होता है।
तो आपको ये चीज क्या होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है जिससे कि बच्चे कितना उसको इजीली समझ पा रहे हैं, मेरा कौशल क्या है उसको पढ़ाने का, ठीक है, मैं कितना स्किल बेस्ड तरीके से उस चीज को बता रही हूँ। एक ही चीज को दो तीन अलग अलग इंसान अलग अलग तरह से बताता है, कोई वो इफेक्टिव रहता है, किसी का इफेक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए टीचिंग आर्ट भी है, कला भी है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीज हमें समझाना है, एक साइंस को हमें समझाना है, वो एक सैद्धांतिक चीज है, उस सैद्धांतिक चीज को हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसके सामने बच्चों के सामने कैसे हम उसको ला रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक आर्ट है, ठीक है, वो एक टीचर का आर्ट होता है। ये पढ़ाते पढ़ाते उस टीचर में क्या हो जाता है, इनबिल्ट, कभी कभी किसी में इनबिल्ट भी होता है, किसी किसी में पढ़ाते पढ़ाते वो आ जाता है, ठीक है। तो दोनों ही है, टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर वाली परीक्षण पद्धति प्राचीन और सक्षम और लोकप्रिय है। कहने का मतलब क्या है कि प्रश्नोत्तर जो चीज है, प्रश्न पूछना क्या है, बहुत प्राचीन पद्धति है, ठीक है। हमने वेद में देखा, उपनिषद में देखा, सभी में क्या होता था, उपनिषद इत्यादि तो प्रश्नों पर ही बना हुआ है ना। वो अपने शिष्यों के गुरु के पास जाते थे, वो प्रश्न पूछते थे, उनका उत्तर देते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है, प्रश्न पूछने वाली जो पद्धति है, प्रश्न पूछने के द्वारा सीखने की जो पद्धति है, वो बहुत ही प्राचीन है, ठीक है। सक्षम भी है, सक्षम कहने का मतलब क्या है कि जब कोई प्रश्न पूछता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो उसको क्या कर सकता है, उसको इजिली अच्छे तरह से ग्रैब कर सकता है, ठीक है। तो किसी को किसी चीज को समझाने के लिए अगर उसके अंदर वो आपने ऐसा पढ़ाई कि उसके अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, अगर किसी स्टूडेंट के अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि आपकी जो पढ़ाने की पद्धति वो अच्छी है, और जब वो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है वो आपसे पूछता है तो वो उसको ज्यादा अच्छे तरह से क्या कर पाता है, ग्रैब कर पाता है, ठीक है। फिर आपका क्या लोकप्रिय भी है कि जैसे प्रश्न पूछते हैं तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। जैसे टीचर है, मान लीजिए अब टीचर आया और उसने पढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है, पढ़ा के वो चला गया। अगर वही दूसरा टीचर आता है, उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, बीच बीच में प्रश्न पूछता है कि मैंने ये पढ़ाया था, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो वो क्या करता है, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है और उसको बांध के रखता है बच्चों को, ठीक है, ताकि उनको ये भी रहता है जैसे कि डर की वजह से भी कहिए या कैसे भी कहिए कि वो उसमें इंगेज रहते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट टर्न हमारी आ जाए, प्रश्न हमें पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या होता है, मतलब कि लोकप्रिय भी है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य ये होना अलर्ट रहता है, जी मतलब वो अलर्ट भी रहता है बच्चा कि मेरा हाँ नंबर ना जाए। जी अलर्ट रहता है, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि ज्ञान का प्रसार प्रभावशाली ढंग से हो, प्रभावशाली ढंग से यानी कि प्रभावी ढंग से हो, मतलब कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, अब समय तो खर्च कर ही रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर हम उसको उनके दिमाग में बिठा पाते हैं, प्रभावशाली ढंग से अगर हम उसको पढ़ाते हैं, तो ये टीचर के लिए भी अच्छा है और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और आपका वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रोत्साहन भरा होना चाहिए, उनको इनकरेजिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर रोचक वातावरण होना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो जो वातावरण में जिस वातावरण में वॉइस नहीं आ रही है आपकी? वॉइस नहीं आ रही है क्या, जस्ट 1 मिनट, शायद नेटवर्क इशू। अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी आ रही है क्या वॉइस? अभी भी वॉइस नहीं आ रही है क्या? हरिओम। हाँ वॉइस नहीं आ रही है क्या? नहीं, वॉइस भी नहीं आ रही, पीपीटी भी नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं आपको फिर इशू है क्योंकि मैं दूसरे फोन से जुड़ी हुई हूँ ना, वहां पे मेरे को दिख रहा है और पीपीटी भी दिख रही है। एक बार रिज्वाइन करिए। जी।
तो फिर यहाँ पे प्रश्न पूछने का हेतु बताया गया है कि प्रश्न क्यों पूछा जाता है, ठीक है, कारण क्या है प्रश्न पूछने का। तो प्रश्न पूछने का कारण ये है कि विषय के तरफ ध्यान आकर्षण करना, ठीक है, विषय की तरफ ध्यान आकर्षण करना, यानी कि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उनकी तरफ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होते हैं, अटेंटिव होते हैं, ठीक है। फिर रुचि बढ़ाता है, रुचि बढ़ाता है मतलब कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट बढ़ाता है, ठीक है। मतलब कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, उसमें रुचि इंटरेस्ट लेकर के उसको पढ़ते हैं कि अच्छा हो सकता है कि हमसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो क्लास में हमारी क्या हो सकती है, इंसल्ट हो सकती है। या फिर कुछ बच्चे जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसको अटेंटिव होकर के उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्यों पूछा जाता है, रुचि बढ़ाने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए। शिक्षक बच्चे की क्षमता समझते हैं, ठीक है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितने हद तक जानता है या कितना उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज समझने के लिए हमें मतलब प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षक उनसे प्रश्न करते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं। अभी आ रही है वॉइस? हाँ जी, आ रही। छात्रों को समझ आया या नहीं ये पता चलता है, ठीक है। मतलब कि छात्रों को समझ में आया है या नहीं आया है ये पता चलता है। जैसे कि पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अगर हमने प्रश्न नहीं पूछा तो उनको समझ में आया है नहीं आया है, कितना उनको समझ में आया है, तो वो चीज नहीं पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए भी जो स्टूडेंट्स मतलब कि शिक्षक है वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान मिश्रित करने के लिए, जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए आप बीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, बीएससी योग के स्टूडेंट को ले लीजिए, तो पहले फर्स्ट ईयर में वो आए, ठीक है, फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट हो गया, अब आप सेकंड ईयर में उनको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप उनसे प्रश्न पूछेंगे जैसे कि क्या होता है कि जो भी एक सिलेबस होता है वो कैसे डिजाइन होता है कि फर्स्ट ईयर में जो चीजें पढ़ी गई हैं उसका एडवांस चीज या उनका यूटिलाइजेशन आपका सेकंड सेमेस्टर में दिया जाता है, ठीक है। कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे वो हमारा सेकंड सेमेस्टर में उसी का एडवांस रूप में रहता है। तो हम जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको हम पूछेंगे कि उन्होंने जो पूर्व ज्ञान में पढ़ा है तो वो उनको याद है या नहीं, या कितना पढ़ा है, ठीक है, ताकि हम नए ज्ञान को उसमें क्या कर सकें, मिश्रित कर सकें, पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान उनको दे सकें। ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। सोचने की आदत डालता है, जब हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे कोई प्रश्न कर दूं तो फिर आप उस पर विचार करेंगे, ठीक है, कि हाँ ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ, मतलब कि वहां पे हमने क्या पढ़ा था। अगर मैं अभी प्रीवियस में ही प्रश्न पूछ दूं कोई, कि मान लीजिए कि सबसे छोटे जो सबसे कम जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह के आकार में हमें बिठाना चाहिए, कैसा उनका क्लास अरेंज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सर्कल में, अर्ध सर्कल में। हाँ, अर्धचंद्राकार में, ठीक है, सेमी सर्कल में। तो सेमी ये क्या सर्कल। है कि आपको आपने जो प्रीवियस में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में आया, पढ़ा है, ठीक है, तो आपने आपने सोचा उसमें, ठीक है। अभी पढ़ा है तो थोड़ा कम सोचा होगा, अगर मैंने और पीछे का प्रश्न पूछा होता तो थोड़ा और सोचना पड़ता, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोचने की आदत डालता है, या हम उस सब्जेक्ट से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, मस्तिष्क की क्षमता सक्षम बनाने के लिए, ठीक है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो सोचने की आदत डलती है, सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, और इससे क्या होता है, मस्तिष्क जो है वो सक्षम बनता है, मतलब कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रखने के लिए क्या होता है, सक्षम बनता है। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं प्रश्न पूछने के, ठीक है। प्रश्नों के यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं कि इंट्रोडक्टरी प्रश्न, इंट्रोडक्टरी प्रश्न कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आज हमने जो कल हमने जो पढ़ा था उसको मैं आज पूछती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आप एक क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब पूरा तो नहीं, 1 घंटे की क्लास तो नहीं लेते ना, उसमें एक सारांश रूप में बताते हैं कि ये पढ़ा था हमने, जिससे क्या हो जाता है कि आपका एक मतलब कि जो प्रीवियस में आपने पढ़ा है वो आपको माइंड में आ जाता है कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी है। तो एक सारांश बताने के लिए, इंट्रोडक्शन बताने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हम क्लास में जाते हैं तो प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था, तो वो बच्चे बताते हैं कि प्रीवियस में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, तो एक रिकैप हो जाना, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या, डेवलपिंग प्रश्न बनाना, जैसे कि हमारे मन में अभी मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो आपके मन में जो प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, तो ये प्रश्न बनाना, मतलब कि जो प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको पूछना, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि शिक्षक ही स्टूडेंट से पूछेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स भी शिक्षक से पूछ सकते हैं, जो छात्र हैं वो भी शिक्षक से पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके भी मन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने का मतलब केवल ये नहीं है कि शिक्षक ही बच्चों से पूछेगा, बच्चे भी शिक्षक से पूछ सकते हैं जब उनके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, ठीक है। फिर विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, प्रोवोकिंग क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपको बोल दिया जाए कि हिंदू मुस्लिम का ये जो इतना झगड़ा चल रहा है तो क्यों हो रहा है, तो हम सभी विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। या हम जैसे कि जो ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन के लिए जो प्रश्न हो रहा है कि ये क्यों बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, ठीक है, क्यों हमें, मतलब कि इसी पार्टी को क्यों हमें बनाना है, ठीक है, तो हम विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। या हमारे ये जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, अभी इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, बेमौसम बरसात हो रहा है, तो ये सब क्या कारण है, तो ये हमें क्या करता है, एक तरह से जब हमारे सामने ये प्रश्न आता है तो हम विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। समस्या वाले प्रश्न, जैसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि समाज में, हमारे घर में या हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या को हल करने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल या क्लासरूम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारे जीवन में किसी भी समय या किसी भी क्षण हमारे अंदर आ सकता है, ठीक है। फिर बोध कराने वाले प्रश्न, यानी कि कंप्रहेंसिव, जो आपको ज्ञान कराए, मतलब कि आप किसी नए नॉलेज के लिए कोई किसी विषय में आपको ज्ञान नहीं है, उस विषय में आपको नया ज्ञान कराने के लिए, जैसे कि जो उपनिषद वगैरह में हम पढ़ते थे, जो शिष्य होते थे उनको पता नहीं होता था कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, तो वो क्या करते थे, गुरु के पास जाते थे और वो मतलब कि प्रश्न पूछते थे, ठीक है, तो बोध प्राप्त होता था कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, कैसे हम आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंपैरेटिव, तुलनात्मक, दो चीजों का तुलना करते हैं कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, आसन अच्छा है या प्राणायाम अच्छा है, ठीक है, तो तुलना करने के लिए जो हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। और सारांश प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि रिकैप करने के लिए, एक तरह से कैप्सुलेटरी, यानी कि प्रीवियस जो हम एक तरह से पूरा सारांश देते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्नों के प्रकार हैं। फिर अच्छे प्रश्न के आधारभूत गुण बताए गए यहाँ पे, प्रश्न छोटा होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि किसी भी आयु और लिंग को ठेस ना पहुंचाए, ठीक है। भाषा सरल होनी चाहिए, बच्चों को बढ़ावा देने वाला हो, ठीक है, डिमोटिवेट करने वाला ना हो। सभी विद्यार्थी से प्रश्न ना करें, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक कैपेसिटी बिल्डिंग, जब यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था तो एक टीचर आए थे, उन्होंने सभी से प्रश्न पूछा था, ठीक है, तो वो याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो क्या होता है, वो बोरिंग हो जाता है, ठीक है, तो सभी से प्रश्न नहीं पूछना है। आप जैसे कि आप एक क्लास में जा रहे हैं तो 2-4 लोगों से प्रश्न पूछिए, सभी से नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक क्लास में जा रहे हैं तो केवल एक ही व्यक्ति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उस कि मतलब और किसी से पूछ ही नहीं, चाहे आप, ऐसा हो जाता है कि जो गधा होता है उसी से हम प्रश्न पूछने लग जाते हैं, या फिर जो अच्छा होता है वो सभी उत्तर देता है तो हम उसी से प्रश्न पूछने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो कि सभी से पूछें, ऐसा भी ना हो कि केवल एक ही व्यक्ति से पूछें, ठीक है। एक ही व्यक्ति से कहने का मतलब बार-बार हम उसी से प्रश्न पूछें। अलग बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हमें हर किसी से प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन सभी से एक साथ भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। और विषय के अनुरूप हो, जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसके अनुरूप, आउट ऑफ द बॉक्स ना हो, ठीक है। जल्दबाजी में ना पूछें, विचार विनिमय करने का समय दें, ठीक है। जैसे कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको थोड़ा समय दीजिए कि वो सोच सकें और उसका उत्तर दे सकें। ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न पूछा, अगले ही सेकंड आप बोला तुम बैठो, दूसरे किसी को बताने दो, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा उनको विचार करने का समय दीजिए। तो इस तरह से अच्छे जो प्रश्न होते हैं उनका आधारभूत तत्व होता है। फिर पाठ नियोजन यहाँ पे बताया गया है कि पाठ को कैसे गठित करना है, तो विचारों को गठित करने में सहायता करता है, ठीक है। आत्मविश्वास, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाठ नियोजन। इसमें क्या होता है कि पाठ नियोजन करने का मतलब क्या है, जैसे आप किसी क्लास में जा रहे हैं तो उसके पूर्व ही उस क्लास की तैयारी कर लेना। आपको पता है कि यहाँ पे क्लास में चार लोग हैं, एक बैक पेन वाला है, एक नी पेन वाला है, एक क्या है, मतलब 2 लोग नॉर्मल है, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग नॉर्मल है।
तो हम उस क्लास में जाने से पहले ही अपने विचारों को गठित कर लें कि हमें ऐसा-ऐसा प्रैक्टिस कराना है जिसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है जब आप इस तरह से प्रीवियस अपना एक गठित करके जाते हैं या प्रीवियस क्लास डिजाइन करके जाते हैं तो आप ऐसा नहीं लगता मतलब कि आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। जो शिक्षक होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ उस क्लास को लेता है, ठीक है? नहीं तो कभी क्या हो सकता है कि ये कराऊं ना कराऊं, बीच-बीच में अटक जाता है जब वो क्लास को पहले से डिजाइन नहीं करता है, ठीक है? फिर क्या है, अध्यापन क्रिया और उद्देश्य को मन है। मन में रखने में सहायता होता है कि अध्यापन किस उद्देश्य से आप उनका अध्यापन, जैसे कि बैक पेन और नी पेन वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हमें हमारा बैक पेन और नी पेन ठीक होना चाहिए। नॉर्मल जो पेशेंट है वो कह रहे हैं कि हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो जब आप पहले से पाठ नियोजन करके जाते हैं तो उनका जो उद्देश्य है उसको आप क्या कर पाते हैं, अपने मन में रख पाते हैं और उन्हीं के उद्देश्य के अनुसार आप क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिस करा पाते हैं, ठीक है? अध्यापक सामग्री की उपलब्धता का पक्का होना, जैसे कि आज आपने पहले से ही गठित मन में बना लिया कि आप क्या कराएंगे, ब्रिक योगा कराएंगे, ठीक है? तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपके इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आपके पास कितने ब्रिक अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ये अब मान लीजिए आप ये पाठ नियोजन या पहले से प्रीवियस आपने सोच के नहीं गए आप कि आज ब्रिक योगा कराना है और आपके क्लास में आपने फिर कुछ भी कराना चालू कर दिया, फिर बीच में उनको ब्रिक पकड़ा दिया, फिर बीच में उनको व्हील पकड़ा दिया, ठीक है? तो ये फिर क्या होता है, मतलब कि वो मतलब अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, ठीक है? मतलब कि सही तरह से वो नहीं चल पाता है। उसके बाद क्या, भविष्य की योजना के लिए सहायता रहता है कि जैसे आज आपने ब्रिक कराया तो कल आपके लिए फिर दूसरा और क्या करा सकते हैं, नया क्या करा सकते हैं, उसके बारे में आप मतलब कि तैयार रहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से पाठ योजना का यहाँ पे दिया गया है कि अच्छी पाठ योजना का यहाँ पे गुण दिया गया है कि उपयोग में कुछ मतलब समय पूर्व बनाना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपने देखा होगा शायद कि जो पाठ योजना है वो हमें कब तैयार करना चाहिए, ठीक है? या जो हम मतलब कि क्लास का जो डिजाइन है वो हमें कब तैयार करना चाहिए, तो उसमें आता है कि 1 हफ्ते पहले या क्लास के बाद या क्लास के ठीक पहले या क्लास के 2 दिन पहले। तो हमें क्या करना चाहिए, क्लास के ठीक पहले उसको बनाना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि 7 दिन पहले से बना के रखे हैं, ऐसा भी नहीं। क्लास जा रहे हैं आप, उसके 5-10 मिनट या 1 घंटा पहले हमें उसको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पष्ट और विस्तृत हो, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया बैक पेन, नी पेन, नॉर्मल, तो उनकी भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आपको क्लास डिजाइन करना है। पाठ का उद्देश्यों का कथन, मतलब कि किस उद्देश्य से ये करने आ रहे हैं, ये बैक पेन ठीक करने आ रही है, नी पेन ठीक करने आ रही है, ओवरऑल हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो उसका उद्देश्य आपको होना चाहिए। क्रियाओं और अनुभवों का क्रमबद्ध कथन, ठीक है? आवश्यक सामग्री की सूची, क्या-क्या सामग्री आपको चाहिए, ब्रिक चाहिए, चेयर चाहिए, क्या-क्या चाहिए, उसकी सूची आपके पास होनी चाहिए। प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण होना चाहिए कि किस, जैसे आप करा रहे हैं ताड़ासन, तो ताड़ासन का क्या महत्व है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान, जैसे कि शायद आपने देखा होगा, जैसे बेसिकली आपका जो सेंटर वगैरह रहता है, योगा का सेंटर वगैरह रहता है, उसमें क्या होता है कि उनका 26 दिन का 4 दिन संडे की छुट्टी रहती है, तो बाकी जो 26 दिन होते हैं उसमें उनका एक चार्ट रहता है, ठीक है? कि इस दिन उनको चेयर योगा कराना है, इस दिन उनको ब्रिक योगा कराना है, इस दिन पावर कराना है, इस दिन विन्यासा कराना है। तो इस तरह से उनका क्या रहता है, एक चार्ट रहता है। तो वो किस तरह से बनाते हैं उसको, मतलब कि पूर्व और पश्चात को जोड़ने के, जैसे कि आपने चेयर कराया तो उसके बाद थोड़ा मतलब कि हैवी, चेयर क्या होता है, इजी प्रैक्टिस होता है, ठीक है? तो उसके बाद वाले दिन थोड़ा हैवी प्रैक्टिस लेंगे, उसके बाद वाले दिन थोड़ा इजी लेंगे, उसके बाद वाले दिन थोड़ा हैवी लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार हैवी हो जाए और बाद में फिर रेस्ट करें, इससे मसल पेन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है? तो पूर्व और पश्चात को जोड़ने का प्रावधान उनमें होना चाहिए कि कैसे हम प्रीवियस और जो प्रीवियस जो कराया है और अभी जो हम करा रहे हैं उसको हम जोड़ सकें, ठीक है? फिर पाठ के अंत में प्राध्यापक द्वारा टीका टिप्पणी देने का प्रावधान होना चाहिए, मतलब कि लास्ट में एक कि ये क्यों किया, क्या किया, इस तरह से एक टीका टिप्पणी उनका होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि संचालन प्रक्रिया में आपका
वातावरण निर्मित होना चाहिए, शाब्दिक प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रदर्शन अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। अभ्यास का विश्लेषण होना चाहिए, मतलब कि प्रदर्शन करना, ऐसा नहीं कि टीचर बैठ के बस बोल रहा है, ठीक है, उसको खुद भी अपना डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाहिए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। फिर समूह में अभ्यास होना चाहिए, जो ग्रुप है उनका अभ्यास। फिर अशुद्धि का सुधार, जैसे कि उन्होंने कोई प्रैक्टिस में गलती की तो उसको सुधार कीजिए, फिर से उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, ठीक है। फिर से प्रदर्शन पुनरावृत्त, फिर से उनको रिपीट करवाइए। इस तरह से लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, विश्राम होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, मतलब कि पूरी क्लास के बाद वही अभ्यास की पुनरावृत्ति, प्रदर्शन पुनरावृत्ति, इस तरह से फिर लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, विश्राम होना चाहिए। यहाँ पे फिर ध्यान के बारे में कुछ बताया गया है कि ध्यान क्या होता है, बायो फीडबैक होता है, ठीक है, मतलब कि ये फीडबैक शीतलीकरण की विधि होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम याद है आपको? फाइट और फ्लाइट। हाँ, नहीं, पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट और डाइजेस्ट। फ्लाइट एंड फ्लाइट सिंपैथेटिक होता है, ठीक है। फिर ये अल्फा और थीटा वेव्स होता है, ब्रेन वेव्स, साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे। उसके बाद है शरीर क्रिया की दृष्टि से ध्यान को जागृत और अल्पचयापचय अवस्था कहते हैं, ठीक है। और प्रारंभ में लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, मतलब कि एक ही साथ जैसे पहले दिन आया उनको आधे घंटे का ध्यान करा दिया, तो ऐसा नहीं, ठीक है। धीरे उनको अभ्यास कराना चाहिए। यहाँ पे ध्यान के विषय में और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, एक बार आप इसको यहाँ 8th चैप्टर में है ये, ठीक है। तो ध्यान के बारे में थोड़ा वहाँ पे पढ़िएगा कि कैसे सिखाना चाहिए ध्यान के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे कैसे उनको सिखाना चाहिए, वो सारी चीजें वहाँ पे डिटेल में एक बार बताया गया, ठीक है। तो बुक से एक बार इसको देखिएगा। लास्ट फिर यहाँ पे आपका बताया गया है कि योगाभ्यास में क्रिया विधि कैसे, पाठ संरचना आपको कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पे प्रार्थना होना चाहिए, फिर बैठक व्यवस्था यानी कि अर्धचंद्राकार में बिठाएंगे या किस तरह से बिठाएंगे, ठीक है। अभ्यास का मौखिक परिचय है कि आज हम ब्रिक योगा करेंगे, इस तरह से आप उनको बताइए कि आज हम ब्रिक योगा करेंगे, ठीक है। फिर आप आंशिक और पूर्ण रूप से उनका प्रदर्शन करेंगे कि मतलब कि एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे, ठीक है। फिर विशिष्ट तथ्यों पर बल देंगे, जैसे कि आपकी क्लास में अभी मैंने बताया कि बैक पेन है, नी पेन है और नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जैसे कि आप कोई प्रैक्टिस बता रहे हैं, मान लीजिए फॉरवर्ड बेंडिंग की कोई प्रैक्टिस बता रहे हैं, तो वहाँ पे एक विशेष रूप से बताएंगे कि जो ये प्रैक्टिस बैक पेन वाले नहीं करेंगे, ठीक है। जो विशेष तत्व हैं उनको आप वहाँ पे मतलब हाईलाइट करेंगे जब आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं तब। फिर उसके बाद निर्देश करेंगे यानी कि इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर समय निर्धारण यानी कि जो व्यक्ति सा अभ्यास जो कर रहे हैं व्यक्तिगत उनको देखते जाएंगे, उनका अशुद्धियों को देखते जाएंगे कि कौन से व्यक्ति क्या अशुद्धि कर रहे हैं, उनके पोस्चर को करेक्ट करते जाएंगे। फिर सभी समूह को एक बार फिर से अभ्यास कराएंगे, उसके बाद शीतलीकरण कराएंगे, लास्ट में प्रश्नोत्तर वगैरह होगा, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है। इसका लास्ट पार्ट है इसमें, जिसमें बताया गया कि अध्यापक के प्रति विद्यार्थी का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गीता का जो 4था अध्याय है वहां पे आपके 4th के 34 श्लोक में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 3 चीज बताई गई, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ठीक है। तो प्रणिपात मतलब क्या है कि उचित गुरु के पास जाना, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज आप सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक विद्यार्थी को क्या है कि उचित गुरु को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उचित गुरु का मार्गदर्शन उसको मिलेगा तो उस चीज में क्या हो सकता है, ज्यादा अच्छे से उसको सीख सकता है। दूसरा ऐसा है कि वो जो अब उचित गुरु तो उनको मिल गए, लेकिन जब उनको प्रश्न पूछना, किसी विषय में जानना है, तो वो प्रश्न कैसा होना चाहिए कि विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे मतलब कि गए, उचित गुरु मिल गया, बोल रहे हैं कि आप बताइए इसका क्या होता है, ठीक है। जैसे कि वेद इत्यादि में या फिर उपनिषदों में जो प्रश्न पूछा जाता था, तो क्या करते थे कि जो शिष्य होते थे वो गुरु के पास जाते थे, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न पूछते थे, ठीक है। जैसे प्रश्नोपनिषद में बताया गया है, याद है आपको प्रश्नोपनिषद? कितने शिष्य जाते हैं पूछने? 6। किससे पूछने जाते हैं? हाँ, पिपलाद ऋषि के पास, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि 1 साल तक उनको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनके ही आश्रम में रह करके तपस्या करना पड़ेगा,
ठीक है। तो वो लोग ऐसा सुन करके वो सभी भागे नहीं, उन्होंने क्या किया कि 1 साल रह करके उनके ही आश्रम में रह करके उन्होंने तपस्या की। 1 साल पूर्ण होने के बाद उनको क्या है कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर पिपलाद ऋषि ने दिया, ठीक है। तो वो जो शिष्य हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, सेवा प्रदान करने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सेवा ना करे, बिना सेवा के ही मिल जाए, ऐसा नहीं। मतलब कि एक तो विनम्रता पूर्व प्रश्न पूछना, पहला कि उचित गुरु के पास जाना, दूसरा विनम्रता पूर्व प्रश्न पूछना, और तीसरा गुरु के प्रति सेवा भावना होना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताएंगे, ठीक है।